आज मैं आपको सिखाऊंगी फिशिंग पोल ट्रैप और इसको मैं एक मज़ेदार कहानी की तरह सुनाऊंगी ताकि आपको ये याद रहे। तो वाइट राजा और ब्लैक राजा के बीच में जंग छिड़ी हुई है। तो वाइट राजा जो है वो अपने गेम की शुरुआत E4 से करता है क्योंकि उसे सेंटर पे कंट्रोल करना है। ब्लैक बोलता है मैं क्यों सेंटर से पीछे हटूं, मैं भी सेंटर पे कंट्रोल करूंगा, इसलिए ब्लैक खेलता है E5। तो वाइट कहता है अच्छा तुम भी सेंटर पे कंट्रोल करोगे, लेकिन मैं कंट्रोल करने दूंगा तब ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो वाइट खेलता है नाइट F3 ताकि वो सेंटर पे कंट्रोल भी कर सके और साथ ही साथ ब्लैक के प्यादे पे अटैक भी कर सके। ब्लैक कहता है इतनी सी बात, इसे तो मैं नाइट C6 खेल के ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मेरा प्यादा भी प्रोटेक्ट हो गया और मेरे नाइट ने सेंटर पे कंट्रोल भी कर लिया। वाइट बोलता है अच्छा, देखता हूँ तुम्हारा ये घोड़ा कितनी देर तक सेंटर पे कंट्रोल कर सकता है और कितनी देर तक तुम्हारे इस प्यादे की रक्षा कर सकता है। और वो खेलता है बिशप B5 ताकि वो अपने बिशप से इस नाइट पे अटैक कर सके। अब ब्लैक का प्यादा एक बार फिर खतरे में है क्योंकि अगर ब्लैक अपने प्यादे को बचाने के लिए कुछ नहीं करता तो अगले ही चाल में वाइट जो है वो अपने ऊंट से हम इस घोड़े को मार देगा। फिर जाहिर सी बात है ब्लैक को इस ऊंट को मारना पड़ेगा और बाद में वाइट जो है वो अपने घोड़े से ब्लैक के प्यादे को मार देगा। तो इससे ब्लैक का नुकसान हो जाएगा, उसका एक प्यादा मुफ्त में मारा जाएगा। तो इसलिए अब ब्लैक को कुछ ऐसा खेलना पड़ेगा जिससे कि वो अपने इस प्यादे को बचा सके। लेकिन ब्लैक सोचता है कि बार बार मैं बचाने का ही क्यों सोचूं, मैं सामने वाले पे आक्रमण भी कर सकता हूँ। अगर वो मेरे प्यादे पे आक्रमण कर रहा है तो मैं भी उसके प्यादे पे आक्रमण करूंगा और वो खेलता है नाइट F6 ताकि वो सेंटर पे भी अच्छा कंट्रोल कर सके, साथ ही साथ इस वाइट के प्यादे पे अटैक कर सके। अब इस पर वाइट कहता है हाँ इतनी छोटी सी बात, ठीक है तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, सबसे पहले मैं अपने राजा को सुरक्षित करता हूँ। इसलिए वो अपने राजा की कैसलिंग कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाइट ने कैसलिंग क्यों की, क्योंकि ऐसा करके तो वो अपने इस प्यादे को मरने दे रहा है। लेकिन देखिए बात ऐसी नहीं है, क्योंकि यदि अगर ब्लैक अपने घोड़े से इस प्यादे को मारता है तो वाइट अगली चाल में अपने हाथी को इस सेंटर की फाइल पे लाएगा और इस घोड़े पे अटैक करेगा। अब घोड़े को यहाँ से हटना पड़ेगा और घोड़ा जैसे ही हटेगा देखिए कि वाइट का डबल अटैक आ जाएगा हमारे इस प्यादे पे। तो वाइट जो है बड़ी आसानी से अब अपने घोड़े से इस प्यादे को मार सकता है और फिर ब्लैक का भी प्यादा मारा जाएगा। लेकिन देखिए इस स्थिति में ब्लैक का राजा अभी भी सेंटर की फाइल में फंसा हुआ है और वाइट जो है अब अपने मोहरों से आक्रमण शुरू कर सकता है। तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है ब्लैक के लिए, और यही बात जो है वो ब्लैक पहले से ही समझ गया, इसीलिए उसने इस मुफ्त के प्यादे को नहीं मारा। लेकिन ब्लैक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वाइट ने फटाफट कैसलिंग भी कर ली है, अपने राजा को सुरक्षित कर लिया है। तो इसीलिए वो सामने वाले के राजा को फंसाने के लिए एक प्लान बनाता है, एक जाल बिछाता है और वो खेलता है नाइट G4। तो वाइट थोड़ा शॉक हो जाता है कि भाई अभी अभी मैं अपने राजा को कैसलिंग करके बोर्ड के साइड में लेके आया हूँ और ब्लैक जो है अपने घोड़े को सीधा मेरे घर में लेके आया है और वाइट के H2 और F2 प्यादे पे ये घोड़ा जो है अटैक कर रहा है। लेकिन ये अकेला घोड़ा इन प्यादों पे अटैक करके भला क्या ही कर लेगा, क्योंकि ब्लैक के कोई और तो दूसरे मोहरे यहाँ पर है नहीं अटैकिंग के लिए। तो फिर ये घोड़ा G4 पर क्यों आया? वाइट काफी देर तक सोचता है, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार ब्लैक ने अपने घोड़े को G4 पे क्यों लाके बिठाया। और क्योंकि शत्रु के कोई मोहरे को ज्यादा लंबे देर तक गेम में अपने घर में रखना भी सुरक्षित नहीं होता, और वो भी वहां पर जहां पर आपका राजा बैठा हुआ है, इसलिए वाइट सोचता है कि इसे है ना मैं यहां से हटा देता हूं। तो इसीलिए वाइट खेलता है H3 ताकि वो अपने प्यादे से इस घोड़े पे अटैक कर सके, और वो उसे सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई अब तू यहाँ से हट जा क्योंकि तू मेरे घर में आया है और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। अब इस पर ब्लैक बोलता है अच्छा तो तुम एक छोटे से प्यादे से मेरे घोड़े पे वार करोगे, और अगर मुझे पीछे हटना ही होता तो मैं G4 पे आता ही क्यों, जाओ मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इसलिए ब्लैक खेलता है H5 और वो अपने घोड़े को और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, यानी अगर इस घोड़े को किसी ने मारा तो ये प्यादा जो है बदले में उस मोरे या प्यादे को वापस मार सकता है। तो अब वाइट हैरान हो गया
क्या ब्लैक पागल हो गया है? पगला तो नहीं गया? किसको बोला पागल? कौन पागल? ऐसे ही मुफ्त में वो अपने घोड़े को क्यों मरने दे रहा है, वो भी मेरे एक छोटे प्यादे से? अब वाइट काफी देर तक सोचता है कि क्या प्लान हो सकता है, ऐसी क्या बात होगी कि ब्लैक जो है अपने घोड़े को मरने दे रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो वो आखिरकार सोचता है कोई प्लान वैन तो दिख नहीं रहा है, सारे मोरे तो ब्लैक के घर में ही बैठे हैं, कोई अटैकिंग प्लान है नहीं। ये अगर मुझे मुफ्त में घोड़ा दे रहा है तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी इस घोड़े को मार ही लेता हूँ और अपना फायदा कर ही लेता हूँ। इसलिए वाइट खेलता है H×G4, मतलब वो अपने प्यादे से इस घोड़े को मार देता है। अब ब्लैक बड़ा खुश होता है, वो अपने प्यादे से इस प्यादे को मार देता है। और देखिए कि अब ब्लैक का प्यादा जो है अब वो सामने वाले के घोड़े को अटैक कर रहा है। अब देखिए इस वाइट घोड़े के पास कितने ऑप्शन है जाने के लिए। देखिए कि वाइट का घोड़ा जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों जगह पे हमारी रानी जो है वो निगरानी रख रही है, और ये वाले स्क्वायर पे हमारा हाथी भी कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, मारा जाएगा। वो इस प्यादे को भी मार नहीं सकता क्योंकि इसकी रक्षा जो है हमारा घोड़ा कर रहा है। यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि ये स्क्वायर जो है हमारा प्यादा कंट्रोल कर रहा है। ये दो जगह तो उसके खुद के ही आर्मी वालों ने ब्लॉक करके रखी है। तो उसके पास बेसिकली केवल दो ऑप्शंस है, या तो वो E1 स्क्वायर पे आ सकता है या फिर वो H2 स्क्वायर पे आ सकता है। तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, एक है E1, एक है H2। तो हम सबसे पहला वेरिएशन देखते हैं कि यदि अगर घोड़ा E1 पे आता है तो गेम में क्या होगा। तो ये हम सबसे पहला वेरिएशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए घोड़ा E1 पे आ चुका है, लेकिन ब्लैक ने जो अपने मुफ्त में जो घोड़े को मरने दिया, इससे हुआ क्या, ऐसा क्या जाल था जो ब्लैक ने बिछाया है और उसे अब क्या फायदा होने वाला है उससे। तो देखिए सबसे पहले घोड़े के मरने के बाद जब ये प्यादा यहाँ पर आया सामने वाले के प्यादे को मारने के लिए, तो ये जो फाइल है हाथी की ये पूरी अब खुल चुकी है, और ये फाइल जो है वो बिल्कुल सामने वाले के राजा के एकदम नज़दीक है, करेक्ट। और अभी ब्लैक की बारी है, तो ब्लैक अब इसी खुली फाइल का फायदा उठाते हुए अपनी रानी को लाएगा H4 पे। मतलब ब्लैक जो है वो सीधा सीधा मेटिंग अटैक शुरू कर चुका है और वो अगले ही चाल में मेट करने वाला है सामने वाले को। अब वाइट का राजा जो है वो फंस चुका है, क्योंकि अगले ही चाल में ब्लैक की रानी जो है वो H1 स्क्वायर या H2 स्क्वायर इन दोनों में से कहीं पर भी आके सामने वाले राजा को मेट कर देगी। तो वाइट तो अब ये गेम हारने वाला है, तो उसे अपने राजा को भगाना पड़ेगा वहां से, लेकिन राजा को तो भगा नहीं सकते। तो राजा को भागने के लिए एटलीस्ट जगह तो कर सकता है वाइट, इसलिए वाइट खेलता है F3, ताकि उसके राजा को ये वाले स्क्वायर पे आने के लिए जगह मिल जाए जब ये ब्लैक की रानी ये दोनों स्क्वायर में से कहीं पर भी आए तो उसे भागने की बेसिकली जगह मिल जाए। लेकिन अब ब्लैक जो है वो खेलता है G3, मतलब वाइट के राजा के पास जो एक लौती जगह थी भागने के लिए उसे भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब ये जगह जो है हमारा प्यादा कंट्रोल कर रहा है, यानी राजा यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो अब तो अगली चाल में ये मेट हो जाएगी। अब वाइट काफ़ी सोचता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो गेम में चाहे कोई भी चाल खेल ले, चाहे अपना ये हाथी चला ले, ये रानी चला ले, कोई भी प्यादे चला ले, घोड़ा ऊंट कुछ भी चला ले, अब वो इस मेट को होने से नहीं रोक सकता। तो मान लीजिए कि अगर वो अपने हाथी को भी यहाँ लेके आता है, क्योंकि उसके पास खेलने का और कोई ऑप्शन नहीं है, तब भी ब्लैक जो है वो अपने रानी को H1 स्क्वायर पे लाके ये गेम चेकमेट कर सकती है। तो ये जो आपने ट्रैप देखा इसे हम कहते हैं फिशिंग पोल ट्रैप। अब आप कहेंगे ट्रैप तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इसका नाम फिशिंग पोल क्यों पड़ा? तो चलिए हम कुछ चालें पीछे जाते हैं और देखते हैं कि इसका नाम फिशिंग पोल क्यों पड़ा। तो फिशिंग पोल तो आपको पता ही है क्या होता है, कि मछली पकड़ने का जो डंडा होता है उस पर एक हुक लगा होता है, उस हुक के ऊपर हम अपना चारा लगाते हैं, और जब हम उस चीज़ को पानी में डालते हैं तो मछली आती है, उस चारे को खाती है और फिर वो हुक में फंस जाती है, और इस तरह से मछली जो है हमारे जाल में फंस जाती है। इस सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इस सिचुएशन में ये घोड़ा जो है हमारा वो चारा है। तो सबसे पहले हमने मछली को चारा दिखाया कि देखो यहाँ पे चारा है, तुम्हें चाहिए तो तुम आके खा सकते हो। अब
वाइट जो है बड़ी अनकंफर्टेबल हो गया था इस सिचुएशन में कि घोड़ा जो है उसके घर में आ चुका है, राजा के साइड आ चुका है, इसलिए वो वहां से हटाना चाहता था उसे। इसलिए उसने अपने H3 प्यादे को आगे बढ़ाया और इस घोड़े पे अटैक किया। तो ये जो H3 प्यादा है वो है हमारी छोटी सी मछली जिसे हम पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जब ये प्यादा ये पूरी फाइल से हट जाता है तो आपने देखा ही है कि ब्लैक कितनी आसानी से चेकमेट कर सकता है। तो हम इसी मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इस चारे को देके। तो अब ये चारा है और यहाँ पे मछली है, तो अब चारा तो वहां से हटा नहीं, हमने तो उल्टा पूरे जो फिशिंग रॉड थी हमारी वो पूरा अच्छे से पानी में डाल दिया पूरे सपोर्ट के साथ कि भाई तुझे ये चारा चाहिए तो ले ले। तो ये मछली जैसे ही इस चारे को खाती है, हम जो है इस मछली को पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखिए ब्लैक को कितना अच्छा फायदा मिलने वाला है इस पूरी H फाइल पे। तो ये जो पोजीशन आई अभी इस गेम में, इसी की वजह से इसका नाम फिशिंग पोल ट्रैप पड़ा है। अब आप ये बात तो समझ गए और आपने पहला वेरिएशन भी देख लिया कि जब घोड़ा अगर E1 स्क्वायर पे जाता है तो गेम किस तरह से चेकमेट हो जाती है। अब हम देखते हैं दूसरा वेरिएशन, यानी अगर घोड़ा H2 स्क्वायर पे आ जाए तो क्या होगा। तो भाई H2 स्क्वायर पे आ गया है, ठीक है कोई बात नहीं, ब्लैक को तो मेट ही करना है, तो ब्लैक तो जो है वो अपनी रानी को H4 स्क्वायर पे लेके आएगा एक बार फिर, ताकि वो इस घोड़े को मार के गेम चेकमेट कर सके। वाइट एक बार फिर परेशानी में है, उसके राजा के पास कोई जगह नहीं है, तो उसे अपने राजा के लिए जगह करनी पड़ेगी। तो एक बार वो फिर खेलता है F3, ताकि ब्लैक जब इस घोड़े को मार के गेम चेकमेट करने की ट्राई करे तब वाइट का राजा जो है वो इस F2 स्क्वायर पे आके अपनी जान बचा सके। लेकिन अब ये बात तो ब्लैक को भी मालूम है, इसलिए वो एक बार फिर F2 स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए अपने प्यादे को आगे बढ़ाएगा। अब ये प्यादा जो है F2 स्क्वायर को भी कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ अब इस घोड़े पे भी अटैक कर रहा है। तो घोड़ा तो मरने ही वाला है, अब घोड़े को तो बचाया नहीं जा सकता। अब वाइट के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अपने इस हाथी को यहाँ पे लेके आए, ताकि जब रानी इस घोड़े को मार के चेकमेट करने की कोशिश करे तो राजा तो यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन कम से कम ये वाले स्क्वायर पे तो आ पाएगा, ये जगह तो रहेगी कम से कम उसके पास। तो इसीलिए वाइट जो है वो अपने हाथी को यहाँ से यहाँ लाता है ताकि राजा के पास एक जगह हो जाए। अब ब्लैक जो है वो अपने मेटिंग मूव्स शुरू करता है और वो खेलता है क्वीन इंटू H2 चेक। वाइट के राजा के पास एक ही जगह है और वो है F1। और अब गेम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। अब मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ सोचने के लिए, और आप जरा सोचें और मुझे बताएं कि ब्लैक को अभी क्या खेलना चाहिए जिससे कि वो गेम को चेकमेट कर सके। तो देखिए, यदि अगर आप क्वीन H1 चेक खेलते हैं तो इससे गेम जो है चेकमेट नहीं होगा, क्योंकि राजा के पास अभी भी ये E2 स्क्वायर अवेलेबल है जहाँ पे वो जा सकता है और अपनी जान बचा सकता है। और ऐसा खेलने के बाद उल्टा आपको अपने रानी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हाथी का अटैक आपके रानी पे आ रहा है। तो अपने रानी से H1 पे लाके चेक देके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि राजा के पास भागने के लिए ये जगह अभी भी बाकी है। तो आपको एक ऐसी चाल खेलनी चाहिए जिससे कि आप राजा की ये जो जगह है बची है भागने के लिए, आप उसे भी छीन सके। तो वो चाल कौन सी है? बड़ी सिंपल है, नाइट D4। तो नाइट D4 खेल के अब आप ये वाले स्क्वायर को भी अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। अब राजा यहाँ पे भी नहीं भाग सकता, और खैर ये स्क्वायर तो वैसे ही अवेलेबल नहीं है। अब वाइट क्या कर सकता है इस स्थिति में? कुछ भी नहीं कर सकता। क्या वो कोई भी तरीके से इस घोड़े को मार सकता है? नहीं। यदि वो अपने राजा के लिए जगह करना चाहे और वो अगर अपने हाथी को यहाँ पर या यहाँ पर भी लाता है तो भी इससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि राजा जो है चेकमेट हो ही जाएगा। मान लीजिए कि वो अपने हाथी को यहाँ लाता है ताकि राजा के लिए ये वाला स्क्वायर भी अवेलेबल हो जाए, लेकिन उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि अब हम अपने रानी को H1 पे लाके गेम जो है चेकमेट कर देंगे। अब आप कहेंगे हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी है कि सामने वाला इस तरह से कोई जाल बिछाएगा और हम उसके जाल में फंसते जाएंगे। तो इस स्थिति में कई खिलाड़ी
अपने घोड़े को बचाने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने तो देख ही लिया कि घोड़े को हम यदि यहाँ पे लाए या यहाँ पे लाए, कहीं पे भी लाए, गेम जो है चेकमेट ही होने वाली है। तो अब घोड़े से बड़ी तो गेम होती है और कोई अपनी गेम चेकमेट नहीं होना देना चाहता, तो कई खिलाड़ी जो है वो अपने घोड़े को मरने देंगे कि भाई ये घोड़े को मरने देता हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरह से इस गेम को बचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझसे गलती तो हो गई है कि मैंने सामने वाले का सैक्रिफाइस एक्सेप्ट कर लिया और अब ये फाइल ओपन हो चुकी है और राजा पे भयंकर अटैक आ सकता है। तो इसीलिए वाइट जो है उसे अपने इस घोड़े की परवाह नहीं है, और क्योंकि हमने वेरिएशन 2 में देखा है कि किस तरह से ये घोड़ा यहाँ पर आके चेकमेट में हेल्प कर सकता है, इसलिए सामने वाला जो है अपने ऊंट से इस घोड़े को मार देता है। तो ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या खेलेंगे? क्या आपको इस ऊंट को मारना चाहिए या आपको इस घोड़े को मारना चाहिए? मैं आपको सोचने के लिए 5 सेकंड देती हूँ। देखिए, जब भी आप गेम में सैक्रिफाइस करते हैं ना, तो आप है ना फुल अटैकिंग मोड में चले जाए, और जब ऐसी स्थिति में आपके पास 2 ऑप्शंस है कि आप सामने वाले के इस घोड़े को भी मार सकते हैं और इस ऊंट को भी मार सकते हैं, तो देखिए आपको इस ऊंट को मारने में ना ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन अगर आप इस घोड़े को मारते हैं तो देखिए कि आप वाइट के किंग साइड में जो एक मोहरा था, जो किंग के साइड की रक्षा कर रहा था, आपने उस मोहरे को ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ देखिए अब ये प्यादा जो है इस प्यादे को भी मार सकता है और किंग साइड को और थोड़ा लूज कर सकता है। तो क्योंकि आपने अपना एक मोहरा सैक्रिफाइस कर दिया है, तो सैक्रिफाइस करने के बाद है ना, गेम कभी भी है ना आपको स्लो नहीं खेलना चाहिए, आपको और भी ज़्यादा अटैकिंग मोड में खेलना चाहिए और सामने वाले का और कितना नुकसान कर सके आपको वो एंगल से सोच के अपनी चालें खेलनी चाहिए। तो इन दोनों चालों में सबसे ज़्यादा जो नुकसान करती है चाल, वो है इस घोड़े को मारना, क्योंकि आपने एक ऐसे मोहरे को ख़त्म किया है जो इस किंग साइड की रखवाली कर रहा था। तो वाइट तो जाहिर सी बात है अपने किंग साइड को और टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो अपनी रानी से इस प्यादे को मार देगा और इस ऊंट को मरने देगा। अब ब्लैक जो है अपने प्लान को कंटिन्यू करना चाहिए, वो अपनी रानी को यहाँ पर लेके आएगा H4 पे, ताकि वो यहाँ पे मेट कर सके। अब वाइट जो है ऑब्वियसली इस चेकमेट को रोकेगा अपने रानी को बीच में लाकर इस तरह से। तो आपको जो है इस रानी को मार देना चाहिए। तो आप बोलोगे इससे तो हमारी भी रानी मर गई, इसमें क्या फ़ायदा हुआ? देखिए फ़ायदा ये हुआ कि ये जो किंग साइड है ना वाइट का, कितना बुरी तरह से खुल गया है, बिखेर गया है, टूट गया है। इस पे अटैक करना आगे वाली गेम में और भी आसान होगा। और अब ब्लैक की चाल है, तो ब्लैक जो है वो अब अपने डी वाले प्यादे से इस ऊंट को मार सकता है। और देखिए जैसे ही उसने अपने डी वाले प्यादे से मारा, तो इसका जो लाइट स्क्वायर बिशप है वो अब इस प्यादे पे अटैक कर रहा है, और ब्लैक का हाथी तो वैसे ही इस प्यादे पे अटैक कर रहा है। मतलब अगर अभी वाइट इस प्यादे को बचाना भी चाहे तो वो अकेला राजा कैसे ही बचाएगा? मतलब अगली चाल में जो है ये प्यादा भी मुफ्त में मारा जा रहा है। तो आप देखिए ये सिचुएशन में क्या हो गया है, ब्लैक का कितना फ़ायदा हुआ है। देखिए कि ब्लैक का ये रुक कितना एक्टिव है, ब्लैक का ये जो डार्क स्क्वायर बिशप है वो खुल चुका है, वो गेम में कभी भी बाहर आ सकता है। लाइट स्क्वायर बिशप जो है वो ऑलरेडी एक्टिव है, अटैक कर रहा है सामने वाले के प्यादे पे। और ब्लैक देखिए अपने राजा की अभी भी कैसलिंग कर सकता है और अपने अंदर वाले हाथी को भी बीच में लाकर एक्टिव कर सकता है, अटैक कर सकता है। और वाइट की स्थिति देखिए ज़रा कितनी बुरी है। ये तीनों मोहरे देखिए कितने इनएक्टिव है, अभी भी सो रहे हैं अपने घर में, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अकेला ये एक हाथी है जो यहाँ पर बैठा हुआ है। वाइट का ये किंग साइड देखिए, किंग साइड जो था वो तो हमने पूरा तोड़ ही दिया है, पूरा खुला कर दिया है, और वाइट के किंग को हमने किस तरह से पूरा ओपन कर दिया है। वाइट के किंग पर अटैक करना कितना आसान हो जाएगा। तो बोर्ड पे अब जो एडवांटेज है वो ब्लैक को सबसे ज़्यादा है। और ये मत भूलिए कि वाइट का भी ये प्यादा भी जाने वाला है, तो वाइट की पूरी आर्मी से एक प्यादा भी कम हो जाएगा। तो सिचुएशन भी बिगड़ी हुई है वाइट की, और एक प्यादा भी कम हो रहा है। तो ब्लैक जो है ऐसी स्थिति में बड़ी आसानी से अच्छे से खेलकर इस गेम को जीत सकता है। तो कोई भी
ब्लैक खिलाड़ी अगर आपके साथ इस तरह का जाल बिछाने की कोशिश करेगा तो आप तो जाहिर सी बात है कि आप इस जाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप ये देख चुके हैं। और यदि अगर कुछ खिलाड़ियों को नॉलेज इस चीज़ का नहीं भी है तो भी कैलकुलेट करने की क्षमता तो हर कोई खिलाड़ी रखता है। तो अगर बोर्ड पर कभी भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए, कोई भी अटपटा सा आपको चाल दिखे जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मेरा यही सजेशन है कि मुफ्त में उसे मारने से पहले 1000 बार सोच लें। सामने वाला कोई इतना दिलदार नहीं है जो वो आपको जिताने के लिए मुफ्त में खुद के मोहरे देता जाएगा। तो यदि अब अगर आप वाइट मोहरों के साथ खेल रहे होते और ब्लैक जो है नाइट G4 खेलता है, तो आपको क्या खेलना चाहिए इस वक्त? भाई क्योंकि नाइट घर में आया है और ये इधर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में, तो आप चाहे तो H3 खेल सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाला खिलाड़ी जो है H5 खेल लेता है जवाब में, तो आप चौकन्ने हो जाए। आप सोचिए कि वो क्यों जानबूझ के मरने दे रहा है। तो अगर आप एक समझदार खिलाड़ी की तरह खेलेंगे तो आपको इस घोड़े को नहीं मारना चाहिए। इस स्थिति में आपको मैंने ओपनिंग के जो दूसरे सिद्धांत सिखाए हैं कि आपको ओपनिंग में आपको मोहरे डेवलप करने चाहिए, सेंटर पे कंट्रोल करना चाहिए, आप ये सब चीज़ों पे ध्यान रखें और आप अपनी दूसरी चालों को खेलें। आप इस सिचुएशन में D3 खेल सकते हैं या फिर नाइट C3 खेल सकते हैं। मतलब आप अपने जो नॉर्मल जो दूसरी चालें हैं आप वो खेलिए, आप अपने मोहरों को डेवलप करिए, सेंटर पे कंट्रोल करने की कोशिश करिए, आप ये सब चीज़ों पे ध्यान रखिए। और ये जो नाइट है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसे 2, 3, 4, 5 चालों के बाद यहाँ से हटना ही पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए कब तक सामने वाला अपने हाथी को यही कोने में बिठा के रखेगा इस प्यादे की रखवाली करने के लिए? उसे कभी ना कभी तो यहाँ से हटना ही पड़ेगा। ये रानी भी जो है वो कंटिन्यूस गेम में यहाँ पे तो नहीं बैठने वाली, उसे भी तो अपने आप का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। तो जब आप अपने दूसरे डेवलपमेंट की चालों पे ध्यान देंगे, आप अपने गेम की ओर ध्यान देंगे और इस घोड़े को मारकर अगर आप सामने वाले के जाल में नहीं फंसेंगे, तो इस घोड़े को जो है 2-4 चालों के बाद वहां से हटना ही पड़ेगा। क्योंकि जब उसे अगर कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे किंग साइड, तो वो भी क्यों अपने घोड़े को फिर मुफ्त में मारने देगा। तो उसे कुछ चालों के बाद उस घोड़े को वहां से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन अब इस सिचुएशन में किसका फायदा होगा? आपका फायदा होगा एज अ वाइट प्लेयर। क्यों? क्योंकि ब्लैक ने अपने घोड़े को यहाँ से यहाँ लाया, एक बार फिर वो वापस लेके जाएगा पीछे, तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर देखिए कि ब्लैक ने अपने किंग साइड को भी वीक कर लिया है H5 खेल के, तो ब्लैक जो है किंग साइड तो वैसे ही वो कैसलिंग करने से डरेगा, तो उसे शायद क्वीन साइड करना पड़ेगा और क्वीन साइड पे तो हम भी अटैक शुरू कर सकते हैं। तो गेम में आगे जो संभावना है वो काफ़ी सारी है। तो यदि आप अगर इस मुफ्त के मोहरे को नहीं मारते हैं तो वाइट की गेम जो है बहुत अच्छी रहेगी, वो बहुत अच्छे से डेवलप करके सामने वाले पे अटैक कर सकता है। ब्लैक ने अपने घर में जो कमज़ोरियाँ क्रिएट की है, आप उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए सामने वाले पे अटैक कर सकते हैं। तो यदि अगर आप इस मोहरे को नहीं मारते हैं तो वाइट की गेम जो है बहुत अच्छी होगी। अब समय आता है आज के सवाल का। आप मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में ब्लैक को अभी क्या खेलना चाहिए। तो ये था बहुत ही मज़ेदार फिशिंग पोल ट्रैप। और हमारे चैनल के एक चेस लवर है जिनका नाम है नितिन पुरी जी। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे एक सवाल पूछा था कि चेस ट्रैप्स को कैसे इजी से याद रख सकते हैं, इस पर वीडियो बनाइए। चेस ट्रैप्स को याद रखने का 2 सिंपल तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपने जब चेस ट्रैप सीख लिया है तो आप चेस बोर्ड लीजिए घर पर और आप उसे 2-4 बार खुद प्रैक्टिस करिए। और जब भी आप शतरंज की गेम खेलें किसी के साथ भी, तो उनके साथ वो ट्रैप्स खेलने की कोशिश करिए, तो उस तरीके से आपको एक तो याद हो जाएगा। और दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि हर ट्रैप को है ना आप एक कहानी की तरह याद रखने की कोशिश करिए। जिस तरह से एक कहानी आज मैंने सुनाई आपको फिशिंग पोल ट्रैप की, अगर आप इस तरह से कहानी के रूप में अगर किसी चेस ट्रैप को याद रखेंगे तो आपको जल्दी से वो चीज़ याद रहेगी।